आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। दस्तावेजों का पेश किया जाना, उन्हें न्यायालय में रोक लेना या उन्हें वापस कर देना। लेक्चर नंबर 18 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 221 है। तो ये लेक्चर है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर नंबर 18, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए एक बात बता दो, मैन कैन टेल ए लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल ए लाई। यदि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, सही जगह पर रजिस्टर्ड किया गया है, तो डॉक्यूमेंट को उठ के कंटेंट से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो लिखा वो बदलता नहीं है। लेकिन मनुष्य की जबान का भरोसा नहीं कर सकते आप। बात मेरी कहने में कड़वी बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन सच्चाई यही है, जब विवाद होता है ना, तो मनुष्य सबसे पहले झूठ बोलता है। मैं यहां उन डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा जो लोग फॉर्ज बनाते हैं, मैं उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं जैसे दो पार्टीज के बीच में कोई बात होती है और पहले ही वो कागजों पर लिख के सेटल हो जाती है और उस पर दोनों पार्टी दस्तखत कर देती हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं जो दो पार्टीज के बीच में एग्जीक्यूट होते हैं। यहां उस डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है। तो ये डॉक्यूमेंट न्यायालय को साक्ष्य में निर्णय करने में बहुत मदद करते हैं। इनके ऊपर बेस्ड एविडेंस बहुत अच्छी होती है और विचारणा होती है और इसके ऊपर जजमेंट दिया जा सकता है। ओरल टेस्टिमनी भी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी होती है, लेकिन बात क्या है, ओरल टेस्टिमनी में स्क्रूटनाइज बहुत करना पड़ता है। ओरल टेस्टिमनी में झूठ के बहुत चांसेस होते हैं, तो डिफिकल्ट होती है, डाउट रहता है ऑलवेज। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री है। अगर डॉक्यूमेंट सही तरीके से एग्जीक्यूटेड है तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, फॉर्स डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, वो डॉक्यूमेंट की कर रहे हैं जैसे मान लो आपने सेल डीड करी आपस में दोनों में, अब आपका डिस्प्यूट हो गया कि पैसा मिला नहीं मिला, इन चीजों की डॉक्यूमेंट्स है, या कोई एग्रीमेंट कर लिया, वो एग्रीमेंट में लिख के दस्तखत करके एक्सचेंज कर लिया, ऐसे डॉक्यूमेंट की बात चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए 1976 से पहले नियम ये था कि डॉक्यूमेंट जो है वाद की प्रथम सुनवाई पर पेश कर देना चाहिए। जब मुकदमा का पहली सुनवाई हो उस दिन पेश करना चाहिए, और कायदे में तो ये था कि वाद पत्र के साथ ही लगा के पेश कर दो। हमने तो अपने प्रोसीजर में ऐसा देखा, लेकिन 1976 में ये कर दिया कि अब आप वो तो नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि वाद में डॉक्यूमेंट वगैरह किस तरीके से पेश किए जाएं, उन्हें कब रिटेन किया जाए, कब छोड़ दिया जाए। तो हमारा ये आज का टॉपिक यही है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में या एक पार्टीज को कब पेश करने चाहिए डॉक्यूमेंट, और कब ना पेश करने पर क्या इफेक्ट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदेश नंबर 13 का पोर्शन 1 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। देखिए वो लैंग्वेज तो मैं पढ़ नहीं रहा जो इसमें एक्ट में दी हुई है, मैं आपको वाली लैंग्वेज बता रहा हूं जो मैंने अपने हिसाब से बना लेते हैं। वो पढ़ने को मैं वो भी पढ़ सकता हूं, कोई किताब दूर नहीं है, पास ही रखी है मेरे। पहले नियम ये था कि दस्तावेज को साक्ष्य की प्रथम सुनवाई पर पेश किया जाए, लेकिन अब वाद पदों के सही निर्धारण के समय, वाद पदों इशू के निर्धारण के समय या जब न्यायालय कहवे, वाद निर्धारण के समय या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जब इशू फ्रेम होने वाले हो तब, या उससे पहले पेश किया जा सकता है। AIR 1946 नागपुर 377 में ऐसा ही कहा गया है। 20 पे करती है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के अंतर्गत किसी पश्चातवर्ती स्टेज पर भी स्वीकार कर सकता है।
AIR 1975 उड़ीसा 89। न्यायालय अपनी शक्ति के अंतर्गत अगर न्यायालय चाहे और मान लो आप लेट हो गए, नहीं दे पाए डॉक्यूमेंट, तो आवेदन दे के एप्लीकेशन लगा के बाद में भी पेश कर सकते हो। यदि चाहे न्यायालय तो उसके लिए आपको परमिट कर सकता है। अर्थात सिर्फ ये इसीलिए नहीं कि इसी डेट पर पेश करें, अर्थात इशू की फ्रेमिंग पे ही करें या उससे पूर्व करें। न्यायालय चाहे अगर किसी वजह से आप लेट हो गए हैं तो आपको परमिशन दे सकता है। AIR 2001 कर्नाटका 295 में भी यही उच्चतम न्यायालय कहता है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, जो सुने, अत्याधिक विलंब अर्थात अंतिम प्रक्रिया पर दाखिल दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाना न्यायोचित है। देखिए मैंने क्या बताया, ये भी आप ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट जैसा कि आदेश 13 नियम 1 कहता है कि भाई टाइम पे पेश कर दो, नहीं तो अगर लास्ट स्टेज पे करोगे या कोर्ट को बताओ कि क्या कारण है देर होने की, अन्यथा आपका दस्तावेज फाइल पर नहीं लिया जाएगा। और जब दस्तावेज फाइल पर नहीं लिया जाता तो आप ये सोचोगे कि मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा। तो नंबर 1 बात वही नियम 1 13 का कि दस्तावेज को इशू बनने से की डेट पर या इशू बनने से पहले न्यायालय में पेश कर दें, नंबर 1 बात। और कोशिश ये करें कि वाद पत्र के साथ इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लगा दें या फोटोकॉपी अटेस्टेड करके लगा दें। अगर आप ओरिजिनल नहीं देना चाहते हैं तो वाद पत्र के साथ में एक परफॉर्मा आता है, जो डॉक्यूमेंट अगर दाखिल करते हैं तो कोई उसके साथ प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दस्तावेज को लगा दें। तो ये था 13(1). पहले 13(1) को क्लियर कर रहा हूं आपको सारे लॉ वो बता के। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ही आता कि दस्तावेज पेश ना करें तो क्या प्रभाव पड़ता है? दस्तावेज अगर नहीं पेश करते तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव? जैसे दस्तावेज 13(1) के तहत या उसकी स्टेज पर आना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि बाद में दस्तावेज पेश किया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी चाहिए तथा न्यायालय को दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यदि देरी है और उचित कारण पेश किया जाता है तो न्यायालय उसको स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन यह नियम उन दस्तावेजों के लागू नहीं होता जो गवाहों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए पेश किए जाए। दस्तावेज पक्षकारों के प्रतिरक्षा में पेश किए जाते हैं, ये उनके लिए लागू नहीं होता। दस्तावेज दूसरे पक्षकारों के साक्ष्यों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए जाते हैं या रिफ्रेश ऑफ मेमोरी के लिए पेश किए जाते हैं, वो उसके लिए नहीं। बट के केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करिए जिस पर आपका केस बेस करता है। अब 13(2) की बात करते हैं। 13(2) में यही बताया गया है कि दस्तावेज जो है याददाश्त वगैरह के लिए जो पेश किए जाते हैं उस पर यह नियम लागू नहीं होता जो 13(1) का नियम है। या दस्तावेज दूसरे पक्षकार साक्ष्यों के लिए आए जाते हैं, वो नहीं। 13(2) में ये क्लियर किया है। 13(2) में ये बताया गया है कि ये जो दो दस्तावेज हैं, एक तो गवाहों के सब क्रॉस क्वेश्चन के लिए लाए जाते हैं या मेमोरी फ्रेश करने के लिए लाए जाते हैं, उसमें ये नियम लागू नहीं होता जो 13(1) वाला है। तो नंबर 1 नियम अर्थात इनिशियल स्टेज पर पेश करना चाहिए डॉक्यूमेंट को। दूसरा नियम ये बता दिया गया,
अब जरा सा मैं अपने एक विशेष मैं बनाता हूं, जो अपना इन सब की स्टडी के बाद जो हम अपना नजरिया रखते हैं। सभी दस्तावेज जो है वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ पेश किए जाएं, ये अच्छा लगता है, ये ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा। दस्तावेज वाद पत्र के साथ लगा दो, लगाने तो है, अंत भी देने पत्र भी देने, या तो सर्टिफाइड कॉपी लगा दो, और या अपने भैया जिससे तुम अगर प्रतिवादी हो तो लिखित कथन के साथ लगा दो, या उनके प्रतिलिपि पेश कर दो। प्रतिलिपि भी ओरिजिनल का ही काम करती है। यदि प्रतिलिपियां प्लेंट व डब्ल्यूएस के साथ दी गई हैं, तब मूल दस्तावेज में सूची के फॉर्मिंग ऑफ इशू के टाइम पे दाखिल कर दो, फ्रेमिंग ऑफ इशू के टाइम पे उसे दाखिल कर दो, या जब फ्रेमिंग ऑफ इशू की डेट है उस पर या उससे पूर्व दाखिल कर दो। ये मुझे 2 स्टेजेस सबसे सही लगती हैं, और आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या बात ही रिलाई जा रही है। कई बार तो झूठी बोले ना आदमी, सिविल में तो आखिरकार टाइम किलिंग भी करते हैं लोग। बात करते हैं 13(3) की। दो आपकी समझ में आ गया। अब ये नियम चल रहे हैं, अभी तक ये 13 आदेश 13 के नियम चल रहे हैं। हर आदेश का नाम याद कर लो, रटना पढ़ लेगा। अब जैसे मान लो ये आदेश है 13, अब दस्तावेज से संबंधित जितने भी नियम होंगे, दस्तावेज न्यायालय में कैसे पेश किया जाएगा, उसे दस्तावेज को मान लो वापस लेना तो क्या तरीके, वो सारा ये नियम है, बस यही नियम है। इसी के अंदर एप्लीकेशन जाएगी, इसी में लिख के दे दो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन आदेश 13, और उपनियम का नाम लिख दो, एप्लीकेशन लगा दो। अमेंडमेंट करना है प्लेंट में, आदेश नियम। तो ये याद कर लो ये कौन सा आदेश का, वाद पत्र का आदेश क्या है, प्रतिवाद पत्र का आदेश क्या है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। ये आदेश ही याद करने, कुछ नहीं है। जब आप याद करोगे ना, रट लो बस इनको। न्यायालय के अंदर न्यायालय कभी भी आपका वो डॉक्यूमेंट फाइल पर नहीं लेगा जो इररिलेवेंट है, अर्थात आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जब मतलब आपको क्वेश्चन है कि जी मेरे से बैनामा तो इनने करा लिया लेकिन पेमेंट नहीं मिले, तो जब बैनामा मांगा है तो आप एग्रीमेंट की कॉपी मत लगाओ, क्योंकि पैसा आपका डूबा बैनामे से, एग्रीमेंट से नहीं डूबा। तो बैनामा रेलेवेंट है और एग्रीमेंट इररिलेवेंट है। तो ये कहता है सेक्शन, न्यायालय इररिलेवेंट व इनएडमिसिबल अर्थात असंगत व इनएडमिसिबल अग्राह्य डॉक्यूमेंट को फाइल पर नहीं लेगा और उनको लेने से इनकार कर सकता है। तो आपका कर्तव्य है कि वो डॉक्यूमेंट फाइल पर लाएं जो रेलेवेंट है, फैक्ट इन इश्यूज है, या जो विवाद का मुख्य कारण है। अब क्वेश्चन ये होता है 13(4), कोई भी जब डॉक्यूमेंट लिया जाता है तो न्यायालय का काम है उस पर प्रष्टांकन कर दे, एंडोर्समेंट कर दे। उस पर प्रत्येक दस्तावेज जो आप दे रहे हो, वाद संख्या, उसका शीर्षक, पेश करने वाले का नाम, प्रस्तुत करने का दिनांक, उसके स्वीकार करने का कथन, ये सारी की सारी बातें डॉक्यूमेंट के ये नियम 4, 5, 6 में ये बताया गया है कि उन पर एंडोर्समेंट कर दिया जाए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसने दाखिल करे हैं, वाद संख्या, खोने का भी तो डर रहता है ना डॉक्यूमेंट का। फाइलों के अंबार है कोर्टों में लगे हुए, बदमाशी भी करते हैं लोग, निकाल लेते हैं। अब निकाल के लाके मान लो आपकी ओरिजिनल सेल डीड है, चोरी हो गई या निकल गई बाई चांस,
तो इसलिए अपने पास कॉपी वगैरह कुछ ना कुछ, अगर मान लो मूल दाखिल कर रहे हो तो कम से कम एक कॉपी रखो प्रति प्रमाणित अपने पास। पता लगा कल को वो दाखिल भी नहीं कर पाए आप, आपका रिकॉर्ड ही खो गया। होता नहीं है, 99% नहीं होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं। चोरी हो जा, चकारी हो जा, खो जा, कोशिश तो ये करो सर्टिफाइड कॉपी लगाओ, ओरिजिनल अपने पास रखो। जब न्यायालय मांगे पर्सनली ले आएगा, दिखा दो, छुट्टी हुई। तो यदि आप ओरिजिनल दाखिल करते हैं तो उस पर एंडोर्समेंट करने की भी विधि है। अब नियम 7 की बात करते हैं। अब नियम 7 2, नियम 7 उपनियम 2, जो साक्ष्य में ग्राही नहीं है डॉक्यूमेंट, उन्हें लौटाया जाना जब दस्तावेज रिटेन ना किए जाएं, परिरब्ध ना किए जाएं, वाद की समाप्ति पर या तो अपील के निपटारे पर या अपील सीमा समाप्ति पर वापस कर दिया जाएगा। अगर जो दस्तावेज जरूरी नहीं थे वो तो वैसे ही वापस कर दिया जाएगा, लेकिन यदि जरूरी है और परिरब्ध भी कर लिया गया आपका, तो वाद की समाप्ति पर, अपील के निपटारे पर या अपील समाप्ति पर वापस कर दिया जाएगा। न्यायालय सर्टिफाइड कॉपी भी स्वीकार कर सकता है, जब आवश्यकता हो मूल पेश किया जाएगा। ये सारा नियम बता रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। यदि दस्तावेज जो अज्ञप्ति की शक्ति द्वारा, हाँ एक और बात है, कोई दस्तावेज आपने दाखिल किया लेकिन वो डॉक्यूमेंट नकली है या न्यायालय कहे तो बेकार है, बकवास है, तो न्यायालय उस डॉक्यूमेंट को सीज कर लेगा और वो शून्य और निरर्थक जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसको फिर किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि डिस्ट्रॉयड करेगा कोर्ट। अगर कोई दस्तावेज कोर्ट ने डिक्री पारित की और कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार नकली है, अर्थात शून्य घोषित कर दिया, अगर बन भी गया तो शून्य घोषित कर, तो ऐसे दस्तावेज को लौटाया नहीं जाएगा, लौटाए जेन्युइन डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो ये 13 सेमिनार 9 में इस बारे में नियम बताता है। 13(9) नियम 9 का उपनियम 2, अगर आप दस्तावेज वापस ले रहे हैं तो आपको लेते वक्त एक रसीद साइन करनी होगी कि आपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिया है। तो ये नियम है 13 का। 13(10) न्यायालय को ये पावर है कि जिस डॉक्यूमेंट को वो चाहे और जिसके कब्जे में भी हो उससे मांग कर सकता है, एट ऑफ इट्स ओन मोशन, ऑफ इट्स ओन मोशन, स्वतः प्रेरणा से पेश करने के लिए कह सकता है पक्षकारों से कि भाई इस डॉक्यूमेंट को पेश करो, मुझे बहुत जरूरी है। तो अब हमारा ये टॉपिक था दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, प्रयुक्त किया जाना और लौटाया जाना। देखिए, दस्तावेज फॉर्मेशन करता है रियल्टी की, और मौखिक साक्ष्य से ज्यादा कई बार प्रेफरेंस दिया जाता है दस्तावेजी साक्ष्य को, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य एक अच्छी एविडेंस कोर्ट को प्रोवाइड कराता है। अगला हमारा टॉपिक होगा सेटलमेंट ऑफ इशू। देखिए, हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। हमने एग्जीक्यूशन समझेंगे, और सॉरी मैं अपना याद आ गया आगे का,
हम सारी स्टेज वाद पत्र समझा, हमने प्रतिवाद पत्र समझा, प्लेडिंग समझी, पार्टीज, जेंडर पार्टी, कुसयंजो कुसयन कुसयंजो मिस जॉइंडर, कई बार हिंदी के सब दिमाग से उतर जाते हैं, मिस जॉइंडर, ये सब समझा। डॉक्यूमेंट का अब ये समझ लिया, और प्रश्न मालाएं समझ ली हमने, दस्तावेज का प्रकटीकरण समझ लिया। ये सारी की सारी स्टेजेस हैं। ये जो 51 आदेश हैं, ये 51 स्टेजेस के बारे में। तो मैं समझता हूं कि हर आदेश को अगर आप एक एक को याद करते चलेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नियम आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब मैं अपनी बताता हूं, मुझे सिविक क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ मैंने मेरा बहुत काम किया है, तो मेरी एकदम टिप्स पे रहता है, एकदम याद आ जाता है, फलाना सेक्शन निकाल ले बस, इसके अंदर वो लिखा हुआ होगा वहां पे। और कई बार तो जरूरत ही नहीं, अगर सामने वाला जज बहुत इंटेलिजेंट है तो आपको सेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सर नियम तो ये है, प्रोविजन तो ये है, तो कहेगा ओके यस मिस्टर शर्मा यू आर राइट। दिक्कत वहां आती है जब सामने जो व्यक्ति है, सामने से मतलब सामने एक्चुअली क्या है, लॉ के फील्ड में क्या है, जुडिशरी में देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, हर आदमी हर फील्ड का मास्टर नहीं होता, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर के तो मैं बड़ी हिम्मत मानता हूं। इनका क्या है, इनसे सिविल का काम भी लिया जाता है, इनसे क्रिमिनल का काम भी लिया जाता है, इनसे रेंट का काम भी लिया जाता है, इनसे जजेज ऑफ स्मॉल कॉजेस का काम भी लिया जाता है। और कई बार तो ये देखो आप, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो न जाने कौन से एक्ट पे ले लिया जाए काम, सुप्रीम कोर्ट पे तो न जाने कौन से पे, मान लो अभी कॉपीराइट पे, आज अभी बहस कॉपीराइट पे चल रही है, तो अभी सिविल पे आ गई, अभी मर्सी पिटीशन मतलब उसकी मर्डर की अपील आ गई, कोई रिवीजन आ गया क्रिमिनल का, नहीं आया तो ये क्या नाम है, ये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन रोक ली, ग्रेचुटी पे आ गया। वहां देखो कितने सारे फील्ड डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे, लेकिन होता क्या है, हर आदमी हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता, सेम कंडीशन ये है। लेकिन क्या है, यदि हम काम करते हैं सब फील्डों में तो, लेकिन जुडिशरी को हर फील्ड में काम कराया जाता है, जुडिशियल ऑफिसर को हर फील्ड दिया जाता है अपनी सर्विस टाइम में। अब देखो मैंने तो 30 साल जॉब किया, प्रैक्टिस की स्टार्टिंग सिविल से की, 5 साल सिविल में की, यही सिविल के बाद स्टे सूट, इंजंक्शन सूट, और ये तुम्हारा 125 मेंटेनेंस, डाइवोर्स और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट के केस किए, थोड़े बहुत क्रिमिनल केस किए। जब जॉब लगी गवर्नमेंट तो क्रिमिनल में चला गया, वहां 30 साल ये क्रिमिनल काम किया, जबकि मुझे क्रिमिनल आता ही नहीं था। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब चलो ये 3 भी कर लेता, इसकी भी कोई बात नहीं थी। ऑफिस में लड़ाई होती रही, किसी की हम सुनते सुनाते हैं नहीं, लॉ के मामले में भिड़ते जरूर हैं, और एक वकील को भिड़ाऊ होना भी चाहिए, लॉ पॉइंट पर बदतमीज नहीं होना चाहिए, बदतमीज होना और चीज है। तो अब आप देखो, कॉपीराइट एक्ट मैंने किया, ट्रेड मर्केंटाइल एक्ट मैंने किया, इमोरल ट्रैफिक एक्ट मैंने किया, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट मैंने किया, और हर कोर्ट में अलग अलग फुल फ्लैश कोर्ट, आईपीसी तो की, और SC/ST एक्ट में मैंने काम किया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट मैंने काम किया। हाँ, एक एक्ट और है बड़ा डेंजरस है, एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें काम किया। 8-10 एक्टों में तो मैंने काम किया। और सुनो, सब में अलग अलग है भाई साहब, सारा सबका लॉ अलग अलग है, सबकी स्टोरी अलग अलग है भाई साहब, सबके फंडामेंटल रूल्स हैं, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं।
लेकिन क्या है, आदमी एक केस दो के, हाँ एक और ये रह गया, जो लास्ट में जो रिटायरमेंट लिया, तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, बताओ ये मैंने कभी किया ही नहीं। फूड एंड सेफ्टी, उसमें ये देखना पड़ता था कि दूध में कितना पानी है, कितना फैट है और कितना एसएनएफ है। सॉलिड नॉट फूड, सॉलिड नॉट फैट। काली मिर्च पे मिनरल्स ऑयल लगा रखा है, अर्थात मिट्टी का तेल लगा रखा है। काजू में एसिडिटी है, काजू में कीड़ा है, ये देखा। बिल्कुल अलग था। ये सिविल की किताब जो तुम्हारे आपकी किताब है सीपीसी, इससे भी मोटी बुक किताब है उसकी। तो क्या क्या फील्ड में जब हम काम करते हैं तो एक्सपर्टाइज होती है। तो मैं तो आपसे कहता हूं 2 घंटे रोज, देखिए लॉ कर रहे हो 5 घंटे रोज, कम से कम 6-7 घंटे की स्टडी होनी चाहिए आपकी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे तो मैं दे रहा हूं आज भी इन लेक्चर्स बनाने के लिए। सारी बातें टिप्स पर ही होती हैं, लेकिन कुछ बातें जब लेक्चर पब्लिक को दिया जाता है तो बिल्कुल सही जानी चाहिए, करेक्शन फुल स्टॉप भी नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैसेज कन्वे गलत हो गया तो फिर आपके लिए भविष्य के लिए नुकसान करेगा। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक ये था, दस्तावेजों को पेश करना, दस्तावेजों को रिटेंशन करना, किस स्टेज पे पेश करना, और देरी से पेश किया तो उसके क्या प्रभाव होंगे, आवेदन लगा के पेश करना, आवेदन की परमिशन लेना, पृष्ठांकन कराना, और जब वापस दो तो उसके लिए पावती करके मतलब रिसिप्ट देना, न्यायालय की पावर्स, ये सारा आपको बताने की कोशिश की। दस्तावेज की वैल्यू, तो इस टॉपिक में बताने की कोशिश की। अगला टॉपिक होगा सेटलमेंट ऑफ इश्यू। अब सेटलमेंट कैसी चीज है, सेटलमेंट ऑफ इश्यू यहां आते आते 80% प्रोसीडिंग्स क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 2 स्टेज हैं, सेटलमेंट इशू हुआ, एविडेंस हुई, जजमेंट हो जाएगा। ये स्टेज पहले बहुत ज्यादा जरूरी थी जो चल रही। अब आपको क्या है, इशू सेटल, एविडेंस आ गई, एविडेंस हो गई, बहस हो गई, जजमेंट हो जाएगा। 3 स्टेज है केवल। चौथी स्टेज एग्जीक्यूशन, सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन भारी है, एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा भारी टफ है। 30 मिनट में क्या 3 दिन में पूरा नहीं होता एग्जीक्यूशन, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो। ऑर्डर 21 है शायद, ऑर्डर 21 है उसका, याद तो मुझे 21 ही है, 21 ही है, 21 ही होगा। तो 21 को एग्जीक्यूशन का देख लेता हूँ, 1 मिनट को, कोई गलती ना निकल जा। हाँ, ऑर्डर 21 है, सबसे लंबा टॉपिक है वो। फिर क्या, रिवीजन, रेफरेंस, अपील, और हम तो जिला न्यायालय जिला लेवल तक लड़ते हैं, अपील और रिवीजन तक ही सीमित है मतलब क्या। और आपके लिए तो ये सेटलमेंट और बहस और एग्जीक्यूशन हो जाए तो आपको समझो आपकी सीपीसी पूरी हो गई। 3-4 स्टेज और हैं, उसके बाद आपकी सीपीसी कंप्लीट होगी। समझिए, बताऊंगा तो मैं आपको रिवीजन भी बाकी करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। आज मौका लग गया था थोड़ा सा, सुना करो दोस्तों, हो जाएगा तैयार। आप भी लॉ भी टाइम काट देता लाइफ का।